जो राम मंदिर का चोरी का मुद्दा है वो कोई बात नहीं करता, लेकिन एसबीआई का ये आउटसोर्सिंग घोटाला है। जितने लोगों ने भी राम मंदिर में चोरी की वो एसबीआई के आउटसोर्स एम्प्लॉय थे और उनको हाउस कीपिंग के लिए रखा गया था। मेरा तो ये सवाल है कि एक नेशनलाइज्ड बैंक हाउस कीपिंग स्टाफ को कैसे रख रहा है बिना आरक्षण के नियम के, और उनको नोट मार्गदर्शन करें। धन्यवाद हरीश जी। मंच पे बैठे हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, सभी महापुरुषों को नमन। मैं लेक्चर तो कुछ और तैयार करके आया था, क्योंकि अनिल सागर साहब ने बताया ही नहीं था कि सिर्फ महिलाएं रहेंगी यहाँ पे और सावित्री ब्रिगेड का ये शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ प्रासंगिक विषयों के ऊपर बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समानता के लिए महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए, और अब हम करीब 75 साल के बाद इस देश को देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी जो समय के साथ परिवर्तन होता है और जो समय की आवश्यकता होती है, उससे मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ये देखी है कि जो भी ओबीसी एससी एसटी महिलाएं होती हैं, जब वो पढ़ जाती हैं तो सबसे पहले वो जो बिगुल बजाती हैं वो अपने समाज और अपने पति के खिलाफ ही उठाती हैं। मेरा तो ये मानना है कि सावित्री बाई जो फूले जी के जो हस्बैंड हैं, उनको भी बहुत सारा साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम उनको इस लायक बनाया और खड़ा किया। और सावित्री जी का धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पति का साथ दिया। देखिए, मैंने दुनिया बहुत ऊपर से देखी है, और मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है वो ये नहीं होता है कि आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं या आप कहाँ पैदा हुए या आप क्या कर रहे हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है कि आपका पार्टनर कौन है। और अगर दिक्कत ओबीसी एससी एसटी के साथ ये है कि महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं तो उनको लगता है कि वो ओबीसी एससी की पहली महिला हैं। भाई, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहली महिला ये हैं, आप बहुत बाद में हैं। तो थोड़ा सा जो गुरूर आ जाता है ना, उस गुरूर को हमको कम करना है। हम कहते हैं कि अगर हम 2 जनरेशन ही अगर हमारी महिलाएं थोड़ा सा टॉलरेट कर लें तो हम इस देश को और इस लीडरशिप को बदल के रख देंगे। लेकिन आपने कभी राजा का जीवन देखा नहीं है, मैंने तो राजा का जीवन जिया है। राजा तभी माना जाता है जब उसकी रानी जो है वो उसको तिलक लगाती है युद्ध में जाते समय, और रानी का काम ये नहीं होता है कि वो अपने राजा के खिलाफ खड़ी हो। इसलिए हमें महापुरुषों से ये सीख लेनी चाहिए, खासकर महिलाएं जो हैं, जो भी ओबीसी एससी एसटी महिलाएं हैं, इनको 2-4 जनरेशन थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे यहाँ राजाओं की कमी नहीं है, लेकिन शायद हमारी महिलाएं ही हमको राजा बनने में बाधक हो रही हैं। मैं तो एक लेखक भी हूँ, तो मैं ये भी लिखना चाहता हूँ कि मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि मैंने पूरे 4 वर्णों के साथ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मेरे दोस्त रहे, तो उनकी एक कथा लिखना चाहता हूँ और महिलाओं के लिए ही नॉवल लिखना चाहता हूँ। तो ज़रूरत आपकी है। हमारे जैसे लोग तो बहुतेरे हो गए हैं,
लेकिन आप अगर अपने घर में अपने परिवार का साथ देंगी, अपने समाज का साथ देंगी, तो यकीन मानिए हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो ये हम कहते हैं कि हमें ये दूसरे लोग नहीं रोकने दे रहे हैं, ये गलत है। हम सिर्फ अपने आप को ही रोक रहे हैं, और वो जो रोक है वो परिवार के एक सपोर्ट की है, क्योंकि कोई भी आदमी बिना परिवार के सपोर्ट के राजा नहीं बन सकता है। तो अगर आप ये चाहती हैं कि आपका समाज आगे बढ़े, तो आपको इस समाज के पुरुषों को साथ देना पड़ेगा। ये वचन आपको निभाना पड़ेगा कि आप इस समाज के पुरुषों के साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिला के खड़ी नहीं होंगी, उनके साथ खड़ी होंगी, उनके अगेंस्ट नहीं खड़ी होंगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, जो तैयार करके आया था कि किस तरह से रिज़र्वेशन ख़त्म हो रहा है बैंक में भी, और जो एक सरकार आजकल नई एजेंसी बनाने जा रही है और आउटसोर्सिंग हो रही है बैंकों में। जो राम मंदिर का चोरी का मुद्दा है वो कोई बात नहीं करता, लेकिन एसबीआई का ये आउटसोर्सिंग घोटाला है। जितने लोगों ने भी राम मंदिर में चोरी की वो एसबीआई के आउटसोर्स एम्प्लॉय थे और उनको हाउस कीपिंग के लिए रखा गया था। मेरा तो ये सवाल है कि एक नेशनलाइज्ड बैंक हाउस कीपिंग स्टाफ को कैसे रख रहा है बिना आरक्षण के नियम के, और उनको नोट गिनने की जिम्मेदारी कैसे दी जा रही है। तो सवाल इस बात का ये है कि आप लोग पढ़िए लिखिए और आवाज़ उठाइए। बिना आवाज़ उठाने के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ, मैंने देश की सर्वोच्च नौकरी की है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जैसे ही आदमी नौकरी में आता है उसको एक कल्चर जो है, जिसको आप कहिए क्या कहेंगे, जर्नलिस्ट कल्चर या अपर्ड क्लास कल्चर, वो कल्चर सारे इंस्टीट्यूशन में है और वो कल्चर आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपको अपनी आइडेंटिटी लूज़ करने को कहता है। ये तो मैं उस सर्विस की बात कर रहा हूँ जो इस देश की सर्वोच्च सर्विस है। तो सब लोग जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। रिज़र्वेशन प्राइवेट बेनिफिट के लिए नहीं है, ये भी आपको बता दें। जो रिज़र्वेशन आपको दिया गया है ये पब्लिक बेनिफिट के लिए है, और अगर आप पब्लिक बेनिफिट नहीं कर रहे हैं तो आप जो है संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो आप सब जहाँ भी हैं, इस जो डोमिनेंट अपर्ड क्लास कल्चर है इसको रजिस्ट करिए, अपने कल्चर को बढ़ावा दीजिए। ये कल्चर खासकर जो हिंदी पट्टी का गोबर बेल्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना इन जगहों पे नहीं है, क्योंकि वो लोग की अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन ये जितनी भी हिंदी बेल्ट है वहाँ पे लोग कोशिश ये करते हैं कि चाहे जिस कैटेगरी भी का भी आदमी आए वो उसी डोमिनेंट कल्चर का बन के रहे। आपके साथ सारी कोशिश करेंगे, आपको प्रमोशन नहीं देंगे, आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं देंगे। मैं ये सब आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सब झेला हुआ है, और मैं ये बात आवाज़ें बुलंद कहता हूँ, पार्लियामेंट में भी कह सकता हूँ, और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। तो यही मुझे आपसे ये बात कहनी थी कि आप लोग ये देखिए कि आउटसोर्सिंग ना हो, क्योंकि सरकारी नौकरियां ये प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो आजकल नया शगुफा चला है कि जो बैंक्स हैं उनका मर्जर हो रहा है। जब मर्जर होता है तो रिज़र्वेशन का रूस्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो इस बात को भी एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि जो बैंक हैं उनके जो इंडिविजुअल रिज़र्वेशन के रूस्टर हैं वो जब मर्जर हो रहा है तो वो किस तरह से लागू हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। बहुत शानदार साहब। बहुत कम लोग होते हैं जो